साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप सभी को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तो आज ईद है, ठीक है। ईद के आज के स्पेशल दिन में हम लोग सामाजिक विज्ञान का बिहार डीएलएड का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। आज ईद का दिन है तो सोचे कि आप लोग आज ईद के दिन बिजी होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1800, 1782, 1748 या 1764? तो बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, सॉरी बृहस्पति या शनि? क्या हो जाएगा? तो सूर्य का अगर सबसे नज़दीकी ग्रह बोलें तो कौन सा है? बुध ग्रह है, ठीक है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। वहीं बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? तो रिंग पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है कि पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में या परतदार चट्टानों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए आपका जो क्या है कि पेट्रोलियम है वो कैसे चट्टानों में पाया जाता है? तो वो तल छटी चट्टानों में पाई जाती है। कैसे चट्टानों में? तल छटी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। तो इस सवाल का अगर सही आंसर देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं जो पेट्रोलियम होता है ना, इसे इसे काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना पेट्रोलियम को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर में कि चूना पत्थर है, क्या है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए चूना पत्थर जो होता है वो कैसी चट्टान होती है? तो अवसादी चट्टान होती है, ठीक है। अवसादी चट्टान होती है। और यही चूना पत्थर जो है ये सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल अगर आपको पूछ ले तो क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं साथियों। 5 नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ठीक है। तो देखिए रबी फसल कौन होता है? जिसे हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, ठीक है, वो रबी फसल होता है। यानी कि जाड़े का जो फसल होता है वो रबी फसल कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? मक्का, गेहूं, ज्वार या इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं रबी की फसल है, ठीक है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं मक्का जो है ये खरीफ फसल में आता है, ठीक है। गेहूं रबी में आता है। दलहन की जितनी भी फसलें हैं वो सारी रबी फसल में आती हैं। आलू हो गया, ठीक है, जौ हो गया, उसके बाद तिलहन की जितने भी फसलें हैं वो भी रबी फसलों में आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है कि पवन के वेग को मापने वाला यंत्र है? बैरोग्राफ, विंड वैन, एनीमोमीटर या रोटामीटर? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पवन के वेग को मापने वाला क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर हो जाएगा, ठीक है। एनीमोमीटर जो है ये पवन के वेग को मापने का काम करता है। वहीं अगर विंड वैन की बात करें तो विंड वैन जो है ये पवन की दिशा को मापता है। पवन की दिशा को मापने का काम विंड वैन करता है। और ये जो बैरोग्राफ है, बैरोग्राफ, इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या जूट वस्त्र उद्योग? तो कृषि पर आधारित कौन नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। वहीं सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग ये कृषि पर आधारित उद्योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 8 नंबर सवाल में क्या पूछा है कि भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय उष्मीकरण को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता में ह्रास, बाढ़, सूखा या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि? तो देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और ये पृथ्वी में दिन दिन जो है मात्रा में बढ़ते जा रहा है, जिससे पृथ्वी की वायुमंडल दिन ब दिन गर्म होते जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या पूछा है? महात्मा गांधी सेतु निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, गांधी सेतु किस नदी पर है? कोसी, गंगा, यमुना या गंडक? तो किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, ठीक है। गंगा नदी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु जो है ये पटना को किससे जोड़ती है? तो हाजीपुर से जोड़ती है, ठीक है। पटना को हाजीपुर से जोड़ने का काम कौन करती है? तो महात्मा गांधी सेतु करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है?
देखिए गैर पारंपरिक स्रोत हम लोग उसे कहते हैं कि ऐसा ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, जो नवीकरणीय स्रोत होता है, ठीक है। तो कोयला तो नहीं होगा, पेट्रोलियम भी नहीं होगा, विद्युत भी हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो कि हालांकि ये नवीकरणीय है, लेकिन फिर भी अगर इस सवाल का सही आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। चलिए 11वां सवाल को देख लेते हैं। 11 नंबर में क्या है कि नीली क्रांति संबंधित है मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, दुग्ध उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि मछली पालन से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं दूध उत्पादन, तो इसे हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सवाल में। 12वां नंबर सवाल क्या है कि चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो उत्तराखंड राज्य में हुई थी। कहाँ हुई थी, उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड के चमोली जिले से, है ना, चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अगर प्रवर्तक की बात करें कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगर आपको पूछा जाए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित था, ठीक है। चलिए 13वां सवाल देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा का अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाता है, ठीक है। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधान सभा होता है और दूसरा विधान परिषद होता है, ठीक है। तो विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। वहीं जो विधान सभा होता है उसे निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां सवाल में। 15 नंबर सवाल क्या है कि धन विधेयक के कितने दिनों का संबंध में विधान परिषद समय ले सकती है, यानी धन विधेयक अगर विधान परिषद में दिया जाए तो यहाँ कितने दिनों इसका समय लग सकता है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक, ठीक है। 14 दिनों तक इसको विधान परिषद रख सकता है। उसके बाद जो ही 14 दिन के बाद 15 दिन हो जाएगा तो इन्हें वापस कर देना होगा धन विधेयक को। चलिए 16वां सवाल देख लेते हैं। क्या है कि विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, विधान 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विधानसभा के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, ठीक है। हर साल 5 साल बाद जो है, हर 5 साल बाद इनका चुनाव होता है। आगे देख लेते हैं 17वां सवाल को कि किस वर्ष यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय होगा। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828, 1829, 1830 या 1831। तो देखिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी, 1828 ईस्वी में करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में बहुत सारे रीति रिवाजों को बैन करने का काम किया था। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया था। किसका, सती प्रथा का अंत किया था। तो किनके साथ मिलके, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। चलिए 18वां सवाल देख लेते हैं कि इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक 1885 में कहाँ हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी, बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो कौन हो जाएगा, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं इसके अगर संस्थापक के बारे में पूछ ले तो A.O. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, A.O. ह्यूम को। तो इस सवाल का सही आंसर अगर देखें तो बम्बई में आयोजित हुई थी। पहला जो इसका बैठक था वो बम्बई में आयोजित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। बिहार के विश्व प्रसिद्ध रेलवे कारखाना कहाँ अवस्थित है, मुंगेर, जमालपुर, बरौनी या कटिहार। तो देखिए प्रसिद्ध रेलवे जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है, जमालपुर में स्थित है, ठीक है। जमालपुर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 20वां सवाल को कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 3 जून, 5 जून, 10 जून या 15 जून। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। वहीं अगर आपको पूछ ले उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में पूछ ले तो ये 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। वहीं अगर आपको पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल को देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, ठीक है,
कब बना? 1780, 1781, 1782 या 1784। तो देखिए ये जो थे टीपू सुल्तान, ये कब बने थे मैसूर के शासक? तो बने थे 1782 ईस्वी में बने थे, ठीक है, 1782 ईस्वी में, यानी इनके पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान यहाँ के शासक बने थे। आगे बढ़ जाते हैं 22वां सवाल में कि निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? यानी ऐसी व्यवस्था थी कि इसमें क्या होता था कि जो यानी कि भूमि का जो राजस्व वसूलना होता था वो जमींदारों के हाथों दे दिया गया था, ठीक है। तो ये किस व्यवस्था में थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था में थी, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ये भी आपको सवाल पूछता है, ठीक है। वहीं इसके बाद इस व्यवस्था को समाप्त करके महलवारी और रैयतवारी व्यवस्था कर दिया गया, जिसमें जमीन का मालिक किसान को बना दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है कि वन विभाग की स्थापना की गई। तो वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1858, 1861, 1863 या 1864। तो देखिए वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। 1861 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, जतरा भगत संबंधित था संथाल विद्रोह से, कोल विद्रोह से, ताना भगत विद्रोह से या जोलियांगरांग आंदोलन से, ठीक है। तो देखिए जतरा भगत किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ताना भगत आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। ताना भगत आंदोलन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू और कानू, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल क्या है कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1871 में, 1829 में, 1856 में या 1892 में? तो देखिए इसका कब हुआ था उन्मूलन? 1829 में हुआ था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। और उनके साथ कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो उन्होंने सफल प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? A.V. ठक्कर, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। कब किया था? तो 1932 ईस्वी में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है विकेंद्रीकरण पर, केंद्रीकरण पर या प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण पर या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर? तो देखिए पंचायती राज जो होता है वो क्या करता है? वो विकेंद्रीकरण करने का काम करता है, यानी ये प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है, ठीक है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। वहीं बात कर लेते हैं पंचायती राज को कानूनी दर्जा कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। और इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, जनता को बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान करना या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो देखिए शिक्षा का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये सब क्या है? तो मौलिक अधिकार है। लेकिन हमको नीति निर्देशक तत्व बोला है तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, जनता को बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान करना। वहीं बात कर लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो ये भाग 4 में रखा गया। किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में। वहीं जो मौलिक अधिकार है इसे संविधान के भाग 3 में रखा गया है। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है। चलिए 29वां सवाल को देख लेते हैं। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अपशिष्ट, वलित, भ्रंशोत या संचयी? तो अरावली कैसा पर्वत है? तो ये एक प्रकार का वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। देखिए हम लोग वलित पर्वत उसे बोलते हैं जो पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने के कारण जब पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जब ऊपर उठ जाता है तो उसे हम लोग उससे बने पर्वत को वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय का जो पर्वत है वो भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। हिमालय पर्वत भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, यानी 30 ही सवाल करने वाले थे। तो चलिए देखते हैं क्या है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? तो क्या हो जाएगा? सबसे निचली परत कौन है? तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है, क्षोभ मंडल। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में कुल कितने परत हैं? तो 5 परत हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। इस तरह से 5 परत है। सबसे निचला जो परत होता है वो क्षोभ मंडल होता है और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही घटती है।
समताप मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल के बाद आता है और यहाँ पे समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 सवालों को देखा और इस 30 सवालों में से आपने कुल कितने सवालों को खुद से हल कर पाया आप हमें वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ईद मुबारक।